अचानक से एक ऐसा बयान आता है जिसने पूरे साउथ एशिया की पॉलिटिक्स में एक भूचाल सा ला दिया है। मतलब एक पाकिस्तानी मंत्री खुलेआम टीवी पर बैठकर ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास 130 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और वो भी सीधे इंडिया की तरफ पॉइंट किए हुए। आज के इस एनालिसिस में हम इसी दावे की बाल की खाल निकालेंगे, बिना किसी इमोशन या पॉलिटिकल ड्रामे के, सिर्फ और सिर्फ कोल्ड हार्ड फैक्ट्स, सैटेलाइट डेटा और हिस्ट्री के बेसिस पर। देखेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है या फिर ये सिर्फ एक खोखली धमकी है। जरा उनके एग्जैक्ट वर्ड्स पर गौर करिए। राजनेता हनीफ अब्बासी ने कहा, ये जो 1300 एटॉमिक वेपन हमारे पास हैं, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं, और आपको पता ही नहीं कि हमने इन्हें पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखा हुआ है। सुन के एकदम से रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। पॉलिटिक्स में ऐसे बयानों का एक ही मकसद होता है, डर का माहौल बनाना। लेकिन क्या असल जिंदगी में बस एक बटन दबाकर न्यूक्लियर वॉर शुरू की जा सकती है? चलिए इस दावे को जरा लॉजिक की कसौटी पर कसते हैं। इस पूरी सिचुएशन को डीकोड करने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, ये ग्लोबल जुगाड़ क्या है। दूसरा, देश के अंदर चल रहे नेशनल क्राइसिस। तीसरा, एक न्यूक्लियर लॉन्च की लीगल और लॉजिस्टिकल हकीकत। और चौथा, इन धमकियों के पीछे का असली मोटिव। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, द ग्लोबल जुगाड़। आखिर पाकिस्तान का ये न्यूक्लियर आर्सेनल बना कैसे? किसी भी देश की मिलिट्री पावर को समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ता है। 1971 की जंग में मिली हार के बाद पाकिस्तान में एक बहुत गहरी इनसिक्योरिटी आ गई थी। और फिर 1974 में जब इंडिया ने अपना पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट किया, स्माइलिंग बुद्धा, तो वहां की लीडरशिप पूरी तरह से हिल गई। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो का वो फेमस स्टेटमेंट तो सबको याद ही होगा कि चाहे घास खानी पड़े, लेकिन हम न्यूक्लियर बॉम्ब जरूर बनाएंगे। इसके बाद 1976 में शुरू हुआ प्रोजेक्ट 76, जिसका रिजल्ट था 1998 के 6 सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट्स। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये कोई उनकी अपनी घरेलू साइंटिफिक खोज नहीं थी। देखिए, एक न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए मेनली 4 चीजें चाहिए होती हैं, और पाकिस्तान का ये पूरा प्रोग्राम लिटरली दुनिया भर से किए गए एक बहुत बड़े जुगाड़ का नतीजा था। पैसा कहाँ से आया? लीबिया और सऊदी अरब से। लीबिया ने तो शुरुआत में ही $100 मिलियन दे दिए थे। डिजाइन और टेस्टिंग में किसने मदद की? चीन ने। रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि पाकिस्तान का पहला बॉम्ब चीन की जमीन पर टेस्ट किया गया था। फिर यूरेनियम एनरिचमेंट की जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी थी वो नीदरलैंड से हासिल की गई, और लास्ट में बॉम्ब को डिलीवर करने वाली मिसाइलें वो नॉर्थ कोरिया से आईं। मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम अलग अलग देशों से लाए गए पार्ट्स का एक असेंबल्ड वर्जन था। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, नेशनल क्राइसिस। एक ऐसा देश जो अंदर से ही दरक रहा हो। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसा देश जो खुद अंदरूनी क्राइसिस में बुरी तरह फंसा हो, वो एक फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर हैंडल कर सकता है? ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहानी बयां करती है। सिंध में चोलिस्तान कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर भयंकर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, क्योंकि वहां के किसानों को अपनी जमीन और पानी छिन जाने का डर है। इन प्रोटेस्ट की वजह से कराची पोर्ट जाने वाले हाईवेज पूरी तरह से चोक हो गए हैं। उधर बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी के आए दिन आर्मी पर हमले हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का उग्रवाद अपने पीक पर है, और तो और माइंस और मिनरल से जुड़े एक बिल को लेकर भी भारी बवाल मचा हुआ है। मतलब देश का शायद ही कोई कोना ऐसा हो जहां कोई भयंकर संघर्ष ना चल रहा हो। ये कितनी अजीब बात है ना। एक तरफ इंटरनेशनल लेवल पर पड़ोसी देश को न्यूक्लियर वॉर की धमकियां दी जा रही हैं, और दूसरी तरफ देश के अंदर की हकीकत ये है कि अपनी ही इकोनॉमी की लाइफलाइन कराची पोर्ट को 30,000 से ज्यादा ट्रकों ने जाम कर रखा है। जो गवर्नमेंट अपने देश के अंदर के हाईवे और पोर्ट्स क्लियर नहीं करवा पा रही, उसके लिए एक इंटरनेशनल वॉर को लीड करना लॉजिकली बिल्कुल सेट नहीं होता। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे पिलर की तरफ, लीगल एंड लॉजिस्टिकल रियलिटीज, यानी वो तमाम रूल्स और रेड टेप जो किसी भी मिसाइल लॉन्च से पहले आते हैं। हॉलीवुड की फिल्मों में अक्सर क्या होता है, प्रेसिडेंट ने एक लाल बटन दबाया और बूम, मिसाइल लॉन्च। रियल वर्ल्ड में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इंडिया और पाकिस्तान के बीच बहुत ही स्ट्रिक्ट लीगल प्रोटोकॉल्स और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बायलैटरल अग्रीमेंट है जिसके तहत हर साल 1 जनवरी को दोनों देश एक दूसरे को अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की पूरी लिस्ट देते हैं, ताकि गलती से भी कोई इन जगहों पर हमला ना कर दे। इसके अलावा कोई भी बड़ी मिसाइल टेस्ट करने से पहले दूसरे देश को एडवांस में नोटिस देना पड़ता है। मिसअंडरस्टैंडिंग को रोकने के लिए ये प्रोटोकॉल्स आज भी बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं।
इसी से जुड़ा एक बहुत ही क्रिटिकल न्यूक्लियर सेफ्टी प्रोटोकॉल है नॉन मेटेड वेपन्स। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि न्यूक्लियर वॉरहेड यानी बम, उसे ले जाने वाली मिसाइल और लॉन्चिंग पैड, इन तीनों को फिजिकली अलग अलग लोकेशंस पर रखा जाता है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों इसी प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई रातों रात बिना बताए सरप्राइज अटैक कर ही नहीं सकता, क्योंकि इन सारे पार्ट्स को एक जगह लाकर असेंबल करने में बहुत ज़्यादा टाइम और एक बेहद कॉम्प्लेक्स प्रोसेस लगता है। चलिए इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मान लीजिए कभी ऐसा कोई एक्सट्रीम डिसीजन ले भी लिया गया, तो सबसे पहले बम को डेरा गाजी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स से बाहर निकालना होगा। फिर स्टेप 2, इसे वहां से काफी दूर तारानावा मिसाइल कॉम्प्लेक्स ले जाकर असेंबल किया जाएगा। और फाइनली इस भारी भरकम पूरी तरह से तैयार मिसाइल को मसरूर या शाहबाज जैसे लॉन्च पैड्स तक ट्रांसपोर्ट करना होगा। ये कोई आधे घंटे का काम नहीं है, इसमें भारी भरकम ट्रकों का काफिला और बहुत सारा वक्त लगता है। और इस लंबे चौड़े प्रोसेस में सबसे बड़ा बैरियर क्या है? ग्लोबल सैटेलाइट्स। आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां सैटेलाइट्स 24 घंटे 7 दिन जमीन के चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं। जैसे ही इतनी बड़ी और हाई सिक्योरिटी वाली मूवमेंट शुरू होगी, दुनिया भर के रडार्स और सेंसर्स तुरंत अलर्ट हो जाएंगे। मतलब छुप छुपाकर न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय करना आज की डेट में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और जैसे ही इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसकी भनक लगेगी, तुरंत भारी सैंक्शंस और ग्लोबल इंटरवेंशन शुरू हो जाएगा। इसे पर्सपेक्टिव में रखने के लिए एक रिसेंटली डिक्लासिफाई हुए CIA डॉक्यूमेंट का ये नंबर देखिए, 20%। 1990 के दशक में, जब दोनों देशों के बीच टेंशन एकदम पीक पर थी और पाकिस्तान की इकोनॉमी आज से कहीं बेहतर पोजीशन में थी, तब भी एक फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर होने के चांसेस सिर्फ 20% ही माने गए थे। ये नंबर हमें साफ साफ बताता है कि टीवी पर दी गई धमकियों और जमीन पर असली मिलिट्री एक्शन के बीच जमीन आसमान का फर्क होता है। तो अब आते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर, द रियल मोटिव्स। अगर लॉजिकली और प्रैक्टिकली ये वॉर पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर ये बयानबाजी क्यों? इसका जवाब हमें खुद पाकिस्तान के अंदर से मिल सकता है। वहाँ के सीनियर जर्नलिस्ट आदिल राजा का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। उनका दावा है कि बॉर्डर पर होने वाले अटैक्स या इस तरह की अग्रेसिव बयानबाजी असल में वहाँ की मिलिट्री लीडरशिप खुद करवाती है, ताकि उन पर चल रहे करप्शन के केसेस और पब्लिक के गुस्से से ध्यान हटाया जा सके। मतलब ये जो इतना अग्रेसिव मिलिट्री स्टैंड लिया जाता है ना, ये अक्सर एक डोमेस्टिक PR स्टंट से ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो पूरा खेल कुछ ऐसा है, सामने से जो इल्यूजन या भ्रम क्रिएट किया जाता है वो एक सुपर पावरफुल मिलिट्री का है जो किसी भी वक्त हमला कर सकती है। लेकिन अगर पर्दे के पीछे की रियलिटी देखें तो ये सिर्फ एक डेस्परेट कोशिश है, एक कोशिश अपने इकोनॉमिक कोलैप्स, IMF के बेल आउट पैकेजेस और सिस्टम के अंदर बैठे करप्शन से पब्लिक का ध्यान भटकाने की। ये सब कुछ एक बहुत बड़े डिस्ट्रैक्शन से ज्यादा कुछ नहीं है। अब जरा दूसरे साइड की पॉलिसी भी देख लेते हैं। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी डे 1 से एकदम क्लियर रही है, नो फर्स्ट यूज, जिसका सीधा सा मतलब है कि इंडिया कभी भी अपनी तरफ से न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल पहले नहीं करेगा। लेकिन आज के टाइम में मिलिट्री को एक अलग लेवल की फ्रीडम दी गई है, और वो फ्रीडम है लोकलाइज्ड, पिन पॉइंटेड काउंटर अटैक्स करने की, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स या एयर स्ट्राइक्स। मतलब अब जवाब न्यूक्लियर वेपन से नहीं, बल्कि एकदम सटीक टारगेटेड एक्शंस के जरिए दिया जाता है। तो इन सारे फैक्ट्स को खंगालने के बाद एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल दिमाग में आता है। जैसे जैसे मॉडर्न वॉरफेयर और जियोपॉलिटिक्स का फोकस टारगेटेड एक्शंस की तरफ शिफ्ट हो रहा है, क्या फ्यूचर में इस तरह की खोखली न्यूक्लियर धमकियों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया जाएगा? क्या आने वाले वक्त में काउंटर अटैक्स सीधे उन स्ट्रैटेजिक मास्टरमाइंड्स पर होंगे जो पर्दे के पीछे से ये पूरे प्रॉक्सी वॉर्स चलाते हैं? एक बात तो तय है, आज के दौर में असली पावर किसी लाल बटन में नहीं, बल्कि स्मार्ट और प्रिसिजन बेस्ड ऑपरेशंस में है। इस पूरे एनालिसिस में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।